हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 18 सेकेंड ईयर फिज़िक्स। और चैप्टर 18 में हम जो टॉपिक आज डिस्कस करेंगे वो है स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हम हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम किस तरह से हासिल कर सकते हैं। एक्चुअली जो अरेंजमेंट इस मकसद के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वो मैं डायग्राम में ऑलरेडी यहाँ पर ड्रॉ कर चुका हूँ। आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। देखिए, ये जो है ना, ये कैथोड रे ट्यूब है। इसमें ये कैथोड है, ये एनोड है और ये हाई वोल्टेज सोर्स है। या मैं लिख देता हूँ हाई वोल्टेज सोर्स है। अब इस कैथोड रे ट्यूब में जो हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, ये हाइड्रोजन गैस है। दिस इज हाइड्रोजन गैस। और इस हाइड्रोजन गैस में से लाइट एमिट होगी। कैसे एमिट होगी बताऊंगा अभी मैं आपको। जब वो लाइट एमिट होगी तो उस लाइट को हम एक स्लिट से पास करेंगे। ये स्लिट है। अब स्लिट से लाइट को इसलिए पास करेंगे ताकि लाइट एक थिन बीम की शक्ल में कलेक्ट हो जाए और फिर उस लाइट को हम टकराते हैं प्रिज्म से। और जैसे कि आप जानते हैं कि जब प्रिज्म में से लाइट पास होती है तो वो डिफरेंट कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है, जिसे आप कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। लेकिन आप जरा ये ध्यान रखिएगा कि प्रिज्म सिर्फ उसी लाइट को डिस्पर्स करेगी जो कंपाउंड लाइट हो। अब ये कंपाउंड लाइट कौन सी होती है? ये लाइट वो होती है कि जिसमें बहुत सारी वेवलेंथ मौजूद होती हैं। यानी एक लाइट में डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट कंबाइंड होती है, जो हमें प्रिज्म ही के ज़रिए पता चलता है कि उसमें कौन कौन से कलर की या कौन कौन सी वेवलेंथ की लाइट मौजूद थी या है। अगर लाइट हो ना मोनोक्रोमेटिक, आप जानते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट कौन सी होती है? मोनोक्रोमेटिक लाइट वो होती है कि जिसमें सिर्फ एक वेवलेंथ होती है और एक कलर होता है। एक कलर की या एक वेवलेंथ की लाइट होगी, उसको अगर आप पास करेंगे प्रिज्म से तो वो डिस्पर्स नहीं होगी। लेकिन जो लाइट हाइड्रोजन के एटम इमिट करते हैं वो कंपाउंड लाइट होती है, बल्कि उसके अंदर डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं, जैसा कि अभी वेरीफाई हो जाएगा जब स्पेक्ट्रम हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब लाइट पास हो गई प्रिज्म से, फिर उस लाइट को डाला गया है फोटोग्राफिक फिल्म पर। ये फोटोग्राफिक फिल्म है। दिस इज अ फोटोग्राफिक फिल्म। और इस फिल्म पर जब लाइट टकराती है तो उस लाइट के अंदर कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो बराह रास्त हम देख सकते हैं, वो विजिबल पोर्शन होता है, ये रहा। और कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो हम बराह रास्त देख नहीं सकते हैं, मगर फोटोग्राफिक फिल्म पर उसका इम्प्रेशन हमें हासिल होता है, यानी हम उसे फोटोग्राफिक फिल्म पर देख सकते हैं। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये विजिबल लाइट है और ये है वायलेट लाइट। दिस इज़ वायलेट एंड दिस इज़ रेड लाइट। वायलेट से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट कहलाती है अल्ट्रा वायलेट, तो वो यहाँ पर हासिल हो गई। और रेड लाइट से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट कहलाती है इंफ्रारेड, तो वो यहाँ पर आ गई इंफ्रारेड लाइट। तो तमाम कलर्स की जो लाइनें हैं वो हमें इस फोटोग्राफिक फिल्म पर हासिल हो जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरह से स्पेक्ट्रम हासिल हुई। अब एक बात, आखिरी बात ये भी सुन लीजिए कि हाइड्रोजन के एटमों ने लाइट इमिट किस तरह से की। हाउ कैन वी मेक द एटम्स ऑफ हाइड्रोजन टू इमिट लाइट? वो लाइट कैसे हम उनसे इमिट करवा सकते हैं? उसमें होता यूँ है स्टूडेंट्स कि कैथोड हाइड्रोजन के किसी भी एटम के न्यूक्लियस को अपनी तरफ पुल करता है, इसलिए कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज और वह इस न्यूक्लियस को अपनी तरफ पुल करता है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कैथोड उसको रिपेल करता है, स्ट्रांगली रिपेल करता है। नतीजा क्या निकलता है कि इलेक्ट्रॉन तो अलग हो जाता है एटम से और न्यूक्लियस कैथोड पर चिपक जाता है। ये न्यूक्लियस है।
यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का एटम आयोनाइज हो गया, इलेक्ट्रॉन रिपेल हो गया, बाहर निकल गया, बाकी रह गया, बाकी मादा एटम आई नहीं कहलाएगा, हालांकि वो महज एक न्यूक्लियस ही है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो निकला है ना, ये इलेक्ट्रॉन फिर ट्रैवल करता है इस गैस के एटमों के दरमियान से, तो इनसे हिट करते जाता है। ये मूविंग इलेक्ट्रॉन इन एटमों से हिट करता हुआ जाता है और अपनी एनर्जी किसी भी एटम को ट्रांसफ़र कर देता है। ऑब्वियसली अब यहाँ से कोई एक इलेक्ट्रॉन तो चलेगा नहीं, कई इलेक्ट्रॉन चलेंगे। जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलना शुरू होंगे वो गैस के थ्रू जब जा रहे होंगे तो गैस के एटमों से हिट कर रहे होंगे। जब ये हिट करते हैं ना किसी एटम को, यानी वो इलेक्ट्रॉन जो कैथोड की वजह से आयोनाइज होकर निकला है, वो इलेक्ट्रॉन जब किसी भी एटम से टकराएगा ना हाइड्रोजन के, तो ये होगा। ये हम सब जानते हैं कि हाइड्रोजन के एटम में या बल्कि किसी भी एटम में ऑर्बिट्स की तादाद इनफाइनाइट होती है। ये एटम के ऑर्बिट्स हैं। तो स्टूडेंट्स, इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, लेकिन चूँकि हाइड्रोजन के एटम में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो फर्स्ट ऑर्बिट में होता है। जब इस एटम से कोई इलेक्ट्रॉन हिट करेगा, एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन, तो वो हिट करने वाला इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी इस एटम को ट्रांसफ़र करेगा। इनफैक्ट ये एनर्जी एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और नतीजे में फिर ये इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट की तरफ चला जाता है। अब हायर ऑर्बिट में ये फर्स्ट ऑर्बिट से कहाँ जाएगा? सेकेंड ऑर्बिट में जाएगा, थर्ड में जाएगा, फोर्थ में जाएगा, फिफ्थ में जाएगा। It depends upon the amount of energy which this atom has gained from that moving electron. जिस इलेक्ट्रॉन ने इसको हिट किया है, उस इलेक्ट्रॉन से ये एनर्जी जो हासिल करेगा, उस एनर्जी की मिकदार कितनी है उस पर डिपेंड करेगा। एनर्जी की मिकदार कम है तो इलेक्ट्रॉन से फर्स्ट से सेकेंड ऑर्बिट में जाएगा, ज़्यादा है तो फर्स्ट से सेकेंड में, थर्ड में चला जाएगा, फोर्थ में चला जाएगा, डिपेंड करेगा एनर्जी कितनी है। इस तरह बहुत सारे एटमों में ये इलेक्ट्रॉन मुख्तलिफ ऑर्बिट्स में रेज हो जाएंगे उन मूविंग इलेक्ट्रॉन के हिट करने के नतीजे में। लिहाजा जिस भी हायर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जाएगा वो वहाँ से फ़ौरन अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट में वापस आ रहे होते हैं तो वही एनर्जी जो ये गेन कर चुके होते हैं उसको रिलीज़ करते हैं, और यही वो एनर्जी लाइट की शक्ल में या लाइट के फोटोन की शक्ल में रिलीज़ होती है। और जब ऐसा होता है तो ये डिस्चार्ज ट्यूब ग्लो करने लगता है, यानी इसमें से लाइट इमिट होने लगती है, और यही वो लाइट है जो हमने इस प्रिज्म से गुजार कर ये स्पेक्ट्रम हासिल की है। आइए स्टूडेंट्स, अब हम इस स्पेक्ट्रम के बारे में ज़रा तफसील से बात करते हैं। स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन कैसी होती है, कैसी नज़र आती है? तो इस डायग्राम से आप एक रफ सा आइडिया कायम कर सकते हैं अपने जहन में। ये फोटोग्राफिक फिल्म पर लाइट का इम्प्रेशन बनता है कैसा? ये यहाँ पर कलर्ड लाइन है, जी स्टूडेंट ज़रा देखते हैं कि ये क्या पैटर्न है, क्या इससे हमें समझ में आती है बात। लेट्स सी। ये देखिए, दरअसल इसमें स्पेक्ट्रम में हाइड्रोजन की लाइट की जो लाइनें हैं उनके कुछ सेट्स बने हुए हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि किसी भी एलिमेंट की स्पेक्ट्रम हम दो तरह से हासिल करते हैं। एक एटमों से लाइट एमिट करवा के हासिल करते हैं, उसे कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम, और एक स्पेक्ट्रम एटमों से लाइट एब्जॉर्ब करके हासिल करते हैं। ये कौन सी स्पेक्ट्रम है आप समझ गए होंगे? ये एमिशन स्पेक्ट्रम है, क्योंकि हमने इसमें हाइड्रोजन के एटमों से लाइट एमिट करवाई है, और इससे हमें ये पता चलेगा कि
कि हाइड्रोजन के एटम कौन कौन सी वेवलेंथ की या कौन कौन से कलर की लाइट एमिट करते हैं। जो सेकेंड टाइप की स्पेक्ट्रम इसको कहते हैं ना, जिसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, उसमें हाइड्रोजन गैस में से कंपाउंड लाइट को पास किया जाता है और एटम उस लाइट में से ख़ास वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो कहलाती है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इस वक्त हमारा मौजू एमिशन स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन की। ये तमाम लाइनें जो मैंने ब्लैक मार्कर से बनाई हैं, ये तमाम लाइनें कलर्ड होती हैं और ये जहाँ पर जो वाइट पोर्शन आप देख रहे हैं, ये वाइट पोर्शन ये डार्क होता है, यानी असल स्पेक्ट्रम में ये वाइट पोर्शन डार्क होता है और जो डार्क लाइनें बनी हैं वो कलर्ड लाइंस होती हैं। एंड ईच कलर हैज़ अ स्पेसिफिक और अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, अ पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है उसकी, और हर कलर डिफरेंट जब चेंज होता है कलर तो वेवलेंथ भी साथ साथ चेंज होती चली जाती है। जी, तो स्टूडेंट्स मैं ये बता रहा था कि इस स्पेक्ट्रम में आपको लाइनों के सेट नज़र आएंगे। इस एमिशन स्पेक्ट्रम में देखिए एक ये सेट है, यहाँ तक एक सेट है, ये सेट यहाँ तक है, या फ्रॉम हियर टू हियर। ख़ास बात क्या है इस सेट में कि यहाँ पर लाइनें क्लोज हैं, फिर ये गैप बढ़ता चला जा रहा है, गैप बढ़ रहा है। एक्चुअली किसी भी सेट की ये लाइन फर्स्ट लाइन कहलाती है, क्योंकि जितना आप इस स्पेक्ट्रम पर लेफ़्ट की तरफ आएंगे ना, उतनी ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाती है, मगर वेवलेंथ शॉर्ट होती जाती है। तो किसी भी सेट की जो पहली लाइन होती है वो लीस्ट फ्रीक्वेंसी की होती है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट वो फर्स्ट लाइन होती है और उसकी वेवलेंथ सबसे बड़ी होती है। और किसी भी सेट में जो आखिरी लाइन है वो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की होती है। लिहाजा ये फर्स्ट लाइन है इस सेट की, ये सेकंड लाइन है, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। हाँ, तो आप गौर ये करें कि फर्स्ट और सेकंड लाइन के दरमियान देखिए गैप ज़्यादा है। ये गैप जाहिर करता है कि इन दोनों लाइनों की वेवलेंथ में डिफरेंस ज़्यादा है, फ़र्क ज़्यादा है। याद रखिएगा, स्पेक्ट्रम का हर पॉइंट एक वेवलेंथ की नुमाइंदगी करता है, कोई ना कोई वेवलेंथ की नुमाइंदगी करता है। लिहाजा ये पॉइंट भी एक वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी, लेकिन यहाँ तो डार्कनेस है, यानी हाइड्रोजन के एटमों ने ये सारी वेवलेंथ की लाइट इमिट ही नहीं की। सिर्फ वो आपको लाइनें नज़र आ रही हैं या वो कलर्स नज़र आ रहे हैं कि जो हाइड्रोजन के एटमों ने इमिट किए हैं। ये वो ख़ास वेवलेंथ की इमिट की हैं हाइड्रोजन के एटमों ने, और बहुत सी वेवलेंथ की लाइट वो इमिट ही नहीं की, और वो सब डार्कनेस है। तो फर्स्ट और सेकंड के दरमियान गैप ज़्यादा है, सेकंड थर्ड के दरमियान गैप कम है, थर्ड और फोर्थ लाइन के दरमियान गैप और कम है, सो ऑन। और फिर ये गैप इतना कम हो जाता है कि लाइनें एक दूसरे से इतना क्लोज हो जाती हैं कि हम उन्हें गिन नहीं सकते वो कितनी है। तो साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि किसी भी सेट में इन लाइनों की तादाद इनफाइनाइट होती है और इन्हें कहते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस। ये सारी लाइंस स्पेक्ट्रल लाइंस हैं। और ये सेट वो है जो आपको डायरेक्ट विजिबल नहीं होता है। जब लाइट गुजरती है ना प्रिज्म से, तो बराह रास्त आप देख नहीं सकते हैं। ये सेट सिर्फ फोटोग्राफिक फिल्म पे नज़र आता है, क्योंकि ये अल्ट्रा वायलेट लाइट का सेट है। ये अल्ट्रा वायलेट लाइट का सेट है और इस सेट को एक नाम दिया गया है, उसे कहते हैं लाइमन सीरीज़, क्योंकि हर सेट को सीरीज़ कहा जाता है। ये लाइमन सीरीज़ है। इस लाइमन सीरीज़ की तमाम लाइनें अल्ट्रा वायलेट लाइट से बनी है। उसके बाद आप देखिए ये गैप काफ़ी आ गया, क्योंकि यहाँ पर एक नया सेट शुरू हो गया, क्योंकि फिर से लाइनें क्लोज हो गई। इसका मतलब एक नया सेट शुरू हो गया। ये सेट की फर्स्ट लाइन है जो सबसे कम फ्रीक्वेंसी की सबसे बड़ी वेवलेंथ की होगी। ये इसकी सेकंड लाइन है जो उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की होगी,
उससे छोटी वेवलेंथ की होगी, ये और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइन है, और ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइन है। और ये तमाम वो कलर्स हैं जो आप डायरेक्ट देख सकते हैं। ये भी एक सीरीज़ है, इसका नाम है बामर सीरीज़, और इस बामर सीरीज़ की लाइनें डायरेक्ट भी आप देख सकते हैं, यानी फोटोग्राफिक फिल्म के बगैर भी आप इस लाइट को देख सकते हैं। ये विजिबल स्पेक्ट्रम है, विजिबल सीरीज़ है रादर, ये विजिबल सीरीज़ है, ये अल्ट्रा वायलेट लाइट की सीरीज़ है। इधर आ जाइए तो अब जाहिर सी बात है, जैसे जैसे आप राइट पे चलते चले जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी कम होती चली जा रही है, वेवलेंथ बढ़ती चली जा रही है। अब इधर जो लाइट की ये लाइनें आई हैं ये बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी की हैं, ये इतनी कम फ्रीक्वेंसी की है कि हमारी आँख इनको भी नहीं देख सकती है। हमारी आँख सिर्फ रेड कलर की लाइट से लेकर वायलेट कलर की लाइट तक देख सकती है। जब लाइट की फ्रीक्वेंसी वायलेट से ज़्यादा हो जाती है तो वो अल्ट्रा वायलेट कहलाती, नज़र नहीं आती, और जब लाइट की फ्रीक्वेंसी रेड से भी कम हो जाती है तो वो भी नज़र नहीं आती, उसको इंफ्रारेड कहते हैं। तो ज़ाहिर है ये एक अलग सीरीज़ हो गई, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें गैप के बाद फिर से लाइनें करीब करीब हो गई, तो ये एक नई सीरीज़ आ गई। ये नई सीरीज़ का नाम है पाशन सीरीज़। पाशन सीरीज़, कुछ लोग इसे पाशन सीरीज़ भी कहते हैं, और ये है इंफ्रारेड लाइट की सीरीज़। इंफ्रारेड ये भी इनविजिबल है। और फिर इसके बाद भी दो सीरीज़ और होती हैं स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन में, जो कहलाती हैं ब्रैकेट सीरीज़ एंड फोर्न सीरीज़, जो कि मैंने शो नहीं की हैं, वो कहलाती हैं ब्रैकेट सीरीज़ एंड फोर्न सीरीज़, PFUND, फोर्न सीरीज़। इस तरह से ये जो लाइनें हैं स्पेक्ट्रम में, इन लाइनों की वेवलेंथ हम मेजर भी कर सकते हैं और कैलकुलेट भी कर सकते हैं। स्पेक्ट्रम पर मौजूद लाइनों की वेवलेंथ मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज़ करते हैं वो डिवाइस कहलाती है स्पेक्ट्रोमीटर। लेकिन एक फार्मूला भी है जिससे आप इन तमाम वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। वो फार्मूला दिया था मिस्टर रिडबर्ग ने, रिडबर्ग्स फार्मूला, रिडबर्ग्स फार्मूला। ये फार्मूला है जी 1/λ इक्वल्स टू R इंटू 1/p² माइनस 1/n²। ये रिडबर्ग्स फार्मूला है। इस फार्मूले में लैम्डा वेवलेंथ है, यानी जिस लाइन की आप वेवलेंथ मालूम करना चाहते हैं वो आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये एक एम्पिरिकल फार्मूला है स्टूडेंट्स। एम्पिरिकल फार्मूला वो होता है जिसकी कोई थ्योरेटिकल रीजनिंग नहीं होती, यानी ये थ्योरेटिकली फार्मूला डिराइव नहीं किया जाता, बल्कि साइंटिस्ट ये फार्मूला हिट एंड ट्रायल से डेवलप करते हैं। एक्सपेरिमेंटली ये फार्मूला बिल्कुल सही कैलकुलेशन करता है, यानी कि आप इन तमाम लाइनों की जो वेवलेंथ है वो इस फार्मूले से एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। बट दिस फार्मूला हैज़ नो थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन। इस फार्मूले में अगर आप P की जगह 1 पुट कर दें तो ये फार्मूला लाइमन सीरीज़ की किसी भी वेवलेंथ की लाइट कैलकुलेट कर सकेगा। फॉर लाइमन सीरीज़ put P इक्वल्स टू 1। लाइमन सीरीज़ के लिए P की जगह 1 पुट कर दें तो 1/λ इक्वल्स टू R इंटू 1/1² माइनस 1/n²। अब ये फार्मूला फिक्स हो गया लाइमन सीरीज़ के लिए। इससे आप लाइमन सीरीज़ की किसी भी लाइन की वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। जब मैं ये कह रहा हूँ किसी भी लाइन की वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब ये कि किसी भी लाइट की, क्योंकि ये जो लाइनें बनी हैं ये लाइनें लाइट से तो बनी हैं। ये वो लाइट है जो हाइड्रोजन के एटमों ने एमिट की है, लिहाजा हर लाइट की लाइन बनी है
और आप उस लाइट की वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं इस फार्मूला से। लाइमन सीरीज में लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ लाइट where lambda is equal to wavelength of light। ये लाइट की वेवलेंथ है और इसमें R एक कांस्टेंट है जो Rydberg's कांस्टेंट कहलाता है। दिस इज Rydberg's कांस्टेंट और स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू है 1.097 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर। इसकी यूनिट पर मीटर ही होनी चाहिए क्योंकि इस ब्रैकेट के अंदर इन दोनों वैल्यूज़ की कोई यूनिट नहीं है, लिहाजा R की यूनिट वही होगी जो 1/λ की यूनिट है और लैम्डा की यूनिट होती है मीटर, तो 1/मीटर मीन्स पर मीटर। और ये जो n है इसमें n, इस n की वैल्यू 2 से शुरू होती है, 2 3 4 इट गोज़ टू इन्फिनिटी। अब फॉर एग्जाम्पल आपको कैलकुलेट करनी है लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ। दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ द सीरीज, दिस इज फर्स्ट लाइन ऑफ द सीरीज। एंड दिस इज द लास्ट लाइन। लास्ट लाइन को कहते हैं सीरीज लिमिट, दिस इज सीरीज लिमिट। इसी तरह से बामर सीरीज की ये फर्स्ट लाइन है और ये सीरीज लिमिट है। अगर आपको मालूम करनी है लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ क्या होगी, यानी जिस लाइट से ये लाइन बनी है उस लाइट की वेवलेंथ क्या होगी, तो इस फार्मूले में आप n की फर्स्ट वैल्यू पुट करेंगे 2, R की वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, लैम्डा मिल जाएगा फर्स्ट लाइन के लिए। सेकंड लाइन की वेवलेंथ चाहिए तो आप n की जगह 3 पुट करेंगे, और अगर आखिरी लाइन की वेवलेंथ चाहिए, सीरीज लिमिट चाहिए, तो उसके लिए n की जगह पुट करेंगे इनफाइनाइट। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर Rydberg's फार्मूला में आप p की जगह 2 पुट कर दें तो फार्मूला बामर सीरीज के लिए बन जाएगा। फॉर बामर सीरीज पुट n is equal to 2, then 1/λ equals to R into 1/2 square minus 1/n square। Here n is equal to 3 4 5 to infinity। देखा आपने कि n की वैल्यू जो फर्स्ट नंबर है उससे एक बाद से शुरू होती है। यहाँ पर था 1 तो n की वैल्यू 2 से स्टार्ट हुई, और यहाँ पर है 2 तो n की वैल्यू 3 से स्टार्ट हुई। सिमिलरली फॉर पार्शियल सीरीज क्या होगा जी फार्मूला? पार्शियल सीरीज के लिए फार्मूला क्या होगा? 1/λ इक्वल्स टू R इंटू 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, और n इज़ 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी। और ब्रैकेट सीरीज़ के लिए फार्मूला क्या होगा जनाब? ब्रैकेट सीरीज़ का फार्मूला ये होगा फॉर ब्रैकेट सीरीज़, जो मुझे यकीन है कि आप लोगों ने पहले ही गैस कर लिया होगा। ये है फार्मूला 1/λ इक्वल्स टू R इंटू 1/4 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, और n स्टार्ट होगा 5 से, यानी n होगा इसमें 5 6 7 अप टू इन्फिनिटी। एंड फॉर फुल सीरीज़ फार्मूला होगा, फॉर फुल सीरीज़ क्या होगा जी फार्मूला फुल सीरीज़ के लिए? 1/λ इज इक्वल टू R इंटू 1/5 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, और n की वैल्यू होगी 6 7 8 अप टू इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ मालूमात आपको फराहम की है। अब हम डिस्कस करेंगे
कि हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम की ये तमाम जो लाइनें हैं, ये लाइनें कैसे बनती हैं, और फार्मूले में ये जो n की वैल्यू कहीं पर 2 से स्टार्ट होती है, कहीं पर 3 से, कहीं पर 4 से स्टार्ट होती है। मकसद है कि उस ज़माने में फार्मूला बन गया था, रीडबर्ग्स फार्मूला, तो बस फार्मूले के बारे में ये पता था कि ऐसा करने से हमें वेवलेंथ हासिल हो जाती है, लेकिन किसी को ये रीजनिंग पता नहीं थी कि आखिर ये फार्मूले के अंदर ये n क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, और ये नंबर जो 1 2 3 4 हैं ये क्या चीज़, ये जो यहाँ पर शुरू में लिखते हैं ना p की जगह, ये किस चीज़ को जाहिर करते हैं। ये सारी बात समझने के लिए काम करना शुरू किया मिस्टर नील बोहर ने, एंड नील बोहर फाइनली डिस्कवर्ड द सीक्रेट ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ये किस तरह से उसने डिस्कवर किया, हम इस बारे में अगली गुफ्तगू शुरू करते हैं, और हम डिस्कस करेंगे बोहर्स की थ्योरी हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के सिलसिले में। स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम को थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करने के लिए, यानी कि जो रीडबर्ग्स फार्मूला है उसकी थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन देने के लिए नील बोहर ने काम शुरू किया, और सबसे पहले उसने दिए कुछ पोस्टुलेट्स। आइए देखते हैं क्या कहते हैं पोस्टुलेट्स। बोहर्स पोस्टुलेट्स। फर्स्ट पोस्टुलेट कहता है कि किसी भी एटम में किसी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कम से कम h/2π होता है, और अगर इससे ज़्यादा होगा तो इसी वैल्यू h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। कुछ बात अकल में आई? देखिए, सबसे पहली बात कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं, लिहाजा उनका मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम होता है। बोहर का कहना यह है कि एटम के अंदर कोई सा भी एलिमेंट हो, कोई सा भी एटम हो, उसका क्लेम, उसका पोस्टुलेट ये कहता है, उसका दावा ये है कि एटम में, किसी भी एटम में कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा होता ही नहीं है कि जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2π से कम हो। भाई h/2π कितना बनेगा? h/2π कितना बनेगा? आपको पता होगा कि h की वैल्यू क्या होती है? 6.673 10⁻⁻11 न्यूटन जूल जो सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड अपॉन 2 इंटू पाई, डिवाइड कर दें, आपका आंसर क्या आएगा? 1.05 इंटू 10⁻⁻, I'm sorry, ये मैं गलती दे दिया, -11 रॉन्ग, -34 जूल इंटू सेकेंड। जी, ये वैल्यू है h/2π की। तो स्टूडेंट्स, किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम अगर मिनिमम हो सकता है तो वो ये है, और इससे ज़्यादा अगर होगा तो फिर इसी क्वांटिटी का डबल होगा, या 3 टाइम्स होगा या 4 टाइम्स होगा। इनफैक्ट उसने वाज़े किया कि एटमों के अंदर से वही ऑर्बिट्स होते हैं कि जिनके एंगुलर मोमेंटम h/2π का मल्टीपल्स होते हैं। जैसे अगर कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो फर्स्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन हो या 2 हो, हर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2π ही होगा। सेकेंड ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसका एंगुलर मोमेंटम, तो उसका एंगुलर मोमेंटम 2h/2π होगा। थर्ड ऑर्बिट में अगर होगा इलेक्ट्रॉन तो उसका एंगुलर मोमेंटम 3h/2π होगा, एंड सो ऑन। गोया के एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है। आप समझते हैं क्वांटाइज्ड, क्वांटम मतलब पैकेट, यानी एक तरह से एंगुलर मोमेंटम पैकेट की शक्ल में होता है। एंगुलर मोमेंटम का सबसे छोटा पैकेट h/2π का होता है, इसकी क्वांटिटी h/2π है।
और उससे बड़ा पैकेट, फिर वो 2 पैकेट होंगे, 3 पैकेट, 4 पैकेट। क्वांटाइज होता है एंगुलर मोमेंटम। आप लिख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ electron in any orbit of an atom is either equal to h upon 2 pi or an integral multiple of it. That is, angular momentum of electron is quantized। इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है, is quantized। हम इसे मैथमेटिकली इस तरह से लिख सकते हैं, L equals to NH upon 2 pi, where L equals to angular momentum, H is Planck's constant, and n is principal quantum number, ओके स्टूडेंट्स, यानी इसकी वैल्यू n की 1 2 3, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। जैसे अगर आपको मालूम करना है हाइड्रोजन के एटम के अंदर पहले ऑर्बिट का या उस ऑर्बिट में मौजूद एक इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, तो n की जगह 1 आ जाएगा, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में हो तो n की जगह 2 आ जाएगा, वगैरह वगैरह। लेट्स नाउ कम टू सेकंड पोस्टुलेट। अब सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है, टॉक अबाउट दिस। यहाँ पर मैं ऐड कर दूँ वैल्यू इसकी 6.673 10 to the power -34 जूल्स इनटू सेकेंड। जी, सेकंड पोस्टुलेट ये कहता है जी कि जब तक कोई इलेक्ट्रॉन अपने अलाउड ऑर्बिट में रहेगा उसकी टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। अब इसमें 2 बातें गौर करने की हैं। What is meant by allowed orbit? Actually, allowed orbit means its natural orbit. Natural orbit of an electron. जैसे हाइड्रोजन के एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो कौन से ऑर्बिट में होता है? वो पहले ऑर्बिट में होता है। ये उसका कुदरती ऑर्बिट है, यानी ये उसका अलाउड ऑर्बिट है। लिहाजा जब तक इलेक्ट्रॉन अपने इस ऑर्बिट में रहेगा इसकी टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। और दूसरी बात यही है कि व्हाट इज़ टोटल एनर्जी, व्हाट इज़ मेंट बाय टोटल एनर्जी। देखिए, ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन होता है तो एक तो मूव कर रहा होता है, जब वो मूव कर रहा होता है तो मूव करने की वजह से उसमें होती है काइनेटिक एनर्जी, एक एनर्जी हो गई। बट एट द सेम टाइम दैट इलेक्ट्रॉन इज अंडर द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस।
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। इसीलिए हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट में दो टाइप की एनर्जीज होती हैं और उन दोनों एनर्जीज़ को आप ऐड कर लें तो वो हो जाएगी टोटल एनर्जी। और ये टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की उस वक्त तक नहीं बदलेगी जब तक इलेक्ट्रॉन अपने मुकर्ररा कुदरती यानी अलाउड ऑर्बिट में रहेगा। ये सेकंड पोस्टुलेट है। टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in an allowed orbit remains constant. अब आते हैं थर्ड पोस्टुलेट की तरफ। स्टूडेंट्स, किसी भी एटम के अंदर जो ऑर्बिट्स होते हैं, आप जानते हैं कि सबसे कम एनर्जी कौन से ऑर्बिट की होती है? ये ध्यान में रखते हुए कि हर एटम में ऑर्बिट्स की तादाद इनफाइनाइट होती है, तो सबसे कम एनर्जी कौन से ऑर्बिट की होती है? फर्स्ट ऑर्बिट की। यानी जब तक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नियरेस्ट ऑर्बिट में होगा उसकी एनर्जी लीस्ट होगी। सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी ज़्यादा होगी फर्स्ट से, थर्ड की और ज़्यादा होगी, फोर्थ की और ज़्यादा होगी। जितना हायर ऑर्बिट होगा उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाए तो ऐसा वो उसी वक्त करेगा जब उसे किसी एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी रिसीव होगी। इसके बरक्स अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आ रहा है तो उसे अपनी एनर्जी रिलीज़ करनी होगी, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में होता है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, और जहाँ वो आ रहा है वो ऑर्बिट है लोअर जिसकी एनर्जी कम है। इसलिए इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी उस लोअर ऑर्बिट की एनर्जी के मुताबिक करने के लिए एनर्जी रिलीज़ करना होगी। और यही बात कहता है नील बोहर थर्ड पोस्टुलेट में कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी इनिशियल ऑर्बिट से किसी फाइनल ऑर्बिट में ट्रांजिशन करे जबकि इनिशियल ऑर्बिट की एनर्जी हायर हो लोअर ऑर्बिट की एनर्जी के मुकाबले में, तो ऐसा करते हुए इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट करेगा और ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन फोटोन की शक्ल में रिलीज करेगा। हम इसे यूँ लिख सकते हैं थर्ड पोस्टुलेट को कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन makes transition from an initial orbit of energy EI to a final orbit of energy EF such that EI is greater than EF, then the electron releases energy in the form of photon, which is given by E equals to
EI minus EF, and this is equal to h nu। यानी फोटॉन उस एनर्जी को रिलीज करे, इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को रिलीज करेगा फोटॉन की शक्ल में, और उस फोटॉन की एनर्जी होगी EI माइनस EF, दैट इज इक्वल टू h न्यू। जबकि h हम बता चुके हैं प्लैंक्स कांस्टेंट है और न्यू फोटॉन की फ्रीक्वेंसी है, और सिंपली EI माइनस EF equals to h nu, where nu is equal to frequency of photon। फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन, ये फोटॉन की एनर्जी का फार्मूला है। इसमें ये बोहर के हुए पॉस्टुलेट्स, फिर बोहर ने इन पॉस्टुलेट्स को अप्लाई किया हाइड्रोजन के एटम के nth ऑर्बिट का रेडियस मालूम करने के लिए और nth ऑर्बिट की एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए। ये वर्क भी अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ नील बोहर कैलकुलेटेड द रेडियस एंड एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। रेडियस एंड एनर्जी ऑफ nth orbit of hydrogen। Let us suppose this is the atom of hydrogen, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फर्ज करें v है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस e है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, चार्ज पॉजिटिव e है, रेडियस है r, इलेक्ट्रॉन का मास है m। सबसे पहले हम फार्मूला डिराइव करेंगे फॉर द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। क्या मतलब है nth ऑर्बिट? nth ऑर्बिट का मतलब हाइड्रोजन के एटम में मौजूद एक ऐसा फार्मूला हासिल करेंगे कि जिससे किसी भी ऑर्बिट का रेडियस आप कैलकुलेट कर सकें। nth, एनी ऑर्बिट, वो फार्मूला ऐसा होगा कि उसमें ऑर्बिट का नंबर आप पुट करेंगे और आपको उसका रेडियस मालूम हो जाएगा। तो ये हमने सपोज करें कोई ऑर्बिट है जिसका रेडियस है स्मॉल r, e है माइनस e और प्लस e। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर चार्ज की मैग्नीट्यूड बराबर होती है, चार्ज की नेचर यानी जो होती है पोलैरिटी वो डिफरेंट होती है, ये पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव होता है। अब सबसे पहले हम इस पर गौर करेंगे कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में किस प्रिंसिपल के तहत घूम रहा है। वही प्रिंसिपल जो हर सर्कल में घूमने वाली बॉडी पर अप्लाई होता है। क्या प्रिंसिपल है स्टूडेंट्स? कि कोई भी बॉडी जो सर्कल में घूमेगी उसे कहीं ना कहीं से सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही होगी। सीधी बात है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ के मुताबिक अगर किसी बॉडी पर फोर्स ना हो तो वो तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, लेकिन अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं कर रही तो उस पर कोई फोर्स है। और अगर कोई बॉडी सर्कल में घूम रही है या कर्व पे घूम रही है तो जाहिर है कि उस पर कोई जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, कहीं ना कहीं से मिल रही होगी उसको। जैसे कि चांद घूमता है ज़मीन के गिर्द, चांद को कहाँ से मिलती है सेंट्रीपिटल फोर्स? ज़मीन की जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो प्रोवाइड करती है चांद को सेंट्रीपिटल फोर्स। ज़मीन घूमती है सन के अराउंड तो सन प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स टू द अर्थ। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन को सर्कल में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स मिलती है न्यूक्लियस की इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से।
यानी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इलेक्ट्रॉन पर वो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक attraction between proton and electron is equal to centripetal force on electron। जाहिर सी बात है कि सेंट्रीपिटल फोर्स उस चीज़ पर होगी ना जो सर्कल में घूम रही है। इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूम रहा है, लिहाजा इलेक्ट्रॉन को मिल रही है सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का फार्मूला आपको याद दिला दें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, Q1 and Q2 is given by F equals to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square। याद आ गया होगा आपको, ये कूलम्स लॉ है। कूलम्स लॉ के मुताबिक ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला। और बाय द वे इस फोर्स के फार्मूले को अप्लाई जब करते हैं किसी भी सिचुएशन में तो वी नेवर कंसीडर द चार्ज, द नेचर ऑफ चार्ज, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इट डज नॉट मैटर। उससे सिर्फ आप अट्रैक्शन या रिपल्शन का अंदाज़ा लगाते हैं, फार्मूले में यूज़ नहीं करते हैं चार्ज के साइन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इज़ 1/4 pi epsilon naught E into E upon R square। आप समझ गए होंगे हमारा Q1 भी E है और Q2 भी E है। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है सेंट्रीपिटल फोर्स का mv स्क्वायर अपॉन R से एक R हो गया कैंसिल, 1/4 pi epsilon naught E square upon R is equal to mv square। Let's say this is equation number 1। इसमें मैंने इसे इक्वेशन को यहाँ पर रोक दिया है, इसलिए रोक दिया है कि इससे हमें रेडियस मालूम नहीं हो सकेगा क्योंकि इसमें एक रुकावट है और रुकावट है ये V। हमें नहीं पता कि एटम में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होती है, तो हमें कोई तरीक़ा ढूंढना होगा इस वेलोसिटी को एलिमिनेट करने के लिए। बाकी तमाम चीज़ें नोन हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नोन है, कांस्टेंट्स नोन है, बताऊंगा कांस्टेंट की वैल्यू। इलेक्ट्रॉन का मास भी हम जानते हैं, बस ये वेलोसिटी हम नहीं जानते हैं। तो वेलोसिटी को एलिमिनेट करने के लिए हम हेल्प लेंगे बोहर के सेकंड पोस्टुलेट से। अकॉर्डिंग टू बोहर्स पोस्टुलेट, बोहर के पोस्टुलेट के मुताबिक L इक्वल्स टू NH/2 pi, MVR इक्वल्स टू NH/2 pi। क्योंकि इसमें एंगुलर मोमेंटम का ये फार्मूला है, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। हम इस फार्मूले में एक और तब्दीली करेंगे, हम H/2 pi को H रेड्यूस का नाम देंगे। जाहिर है कि H की वैल्यू जब 2 और पाई से डिवाइड हो गई तो उसकी वैल्यू घट गई ना, तो उसे हम H रेड्यूस कर देते हैं। पर उसकी है कि ये जो वैल्यू है ना, ये फ्रीक्वेंटली हमारी डेरिवेशन में बार बार आती है, तो उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने में हेल्प मिलती है, इसकी वजह से H रेड्यूस से कहते हैं। Hence MVR इक्वल्स टू NH reduced और V इक्वल्स टू NH reduced अपॉन MR। ये V की वैल्यू आ गई, इस V की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1।
ये वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, NH reduced upon MR, ये यहाँ मौजूद है जी इक्वेशन नंबर 1, इसमें आप पुट कर रहे हैं। तो वी गेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E square upon R equals to M into NH reduced upon MR whole square। इस फार्मूले को सिंप्लीफाइड फॉर्म में हासिल करने के लिए इक्वेशन को रादर इसको खोलेंगे, NH reduced स्क्वायर N स्क्वायर डिवाइडेड बाई M स्क्वायर R स्क्वायर। एक तो M कैंसिल हो गया और एक R कैंसिल हो गया, रह गया E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू N स्क्वायर H reduced स्क्वायर डिवाइडेड बाई MR। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जी तो आपको हासिल हो जाएगा ME स्क्वायर R इक्वल्स टू N स्क्वायर H रिड्यूस्ड स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R इक्वल्स टू N स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट H रिड्यूस्ड स्क्वायर डिवाइडेड बाई ME स्क्वायर। इस राइट हैंड साइड पर जो वैल्यू है, इस वैल्यू में n के सिवा बाकी तमाम वैल्यूज़ कांस्टेंट्स हैं, सिर्फ n ही है जो कि चेंज होता रहेगा, 1 2 3 4 वगैरह वगैरह, बाकी तमाम वैल्यूज़ कांस्टेंट्स हैं। तो ये फार्मूला हम इस तरह से लिख लें, R इक्वल्स टू N स्क्वायर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट H रिड्यूस्ड स्क्वायर डिवाइडेड बाई ME स्क्वायर। इसे इक्वेशन 1 कहते हैं। दिस इज द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, दिस इज द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, यानी आप इससे किसी भी ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। इस फार्मूले में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और H रेड्यूस की वैल्यू होता है H/2π, से आप ख़ुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 1.05 10⁻34 जूल्स इंटू सेकेंड है। इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, और इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये सारी वैल्यूज़ अगर आप पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में तो आपको हासिल होगा। सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज़ वी गेट, ये वैल्यूज़ हासिल कर पुट करने पर हम हासिल करते हैं, हम हासिल करेंगे R इक्वल्स टू N स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। मैं इसे R की जगह RN लिख लूँ तो बेहतर रहेगा, N स्क्वायर इंटू 0.53 एंगस्ट्रम। तो स्टूडेंट्स अब आप इससे किसी भी ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं हाइड्रोजन के एटम का। आप इसमें n की जगह 1 पुट कर दें तो आपको मिल जाएगा रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, n की जगह 2 पुट करें तो सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस मिल जाएगा। इसी तरह से आप जिस ऑर्बिट का चाहे रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं इस इक्वेशन से। जैसे हाँ, योर रेडियस ऑफ
nth ऑर्बिट में यहाँ लिख दूँ, क्या था फार्मूला इक्वेशन 1, वो था n² इंटू 4πε0 h reduced स्क्वायर अपॉन me², इट वॉज इक्वेशन नंबर 1। अब इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी ना, इसलिए मैंने सामने इसको लिख दिया है। हाँ, तो स्टूडेंट्स लेट्स सी फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस R1 इक्वल्स टू 1² इंटू 0.53 एंगस्ट्रम, मीन्स मतलब काफ़ी है। सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस 2² इंटू 0.53 एंगस्ट्रम, थर्ड ऑर्बिट का रेडियस 3² इंटू 0.53 एंगस्ट्रम, यानी ये सिर्फ 0.53 एंगस्ट्रम हुआ, और ये 4 इंटू 0.53 एंगस्ट्रम हुआ, और ये 9 इंटू 0.53 एंगस्ट्रम हुआ। गौर करने की बात यह है कि जो सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस है वो फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियस का 4 टाइम्स है, और थर्ड ऑर्बिट का रेडियस सेकेंड ऑर्बिट के रेडियस से डबल से थोड़ा सा ज़्यादा है, 4 1 4 4 2 8, और ये 9 है। यानी कि फर्स्ट और सेकेंड ऑर्बिट के रेडियस में फ़र्क ज़्यादा है, सेकेंड और थर्ड ऑर्बिट के रेडियस में डिफरेंस कम है। इसी तरह थर्ड और फोर्थ ऑर्बिट के रेडियस में डिफरेंस और कम होगा। ये ऑर्बिट्स के जो रेडियाई हैं वो इस रेशो में है। इट इज़ क्लियर दैट R1 is to R2 is to R3 डॉट 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 इक्वल्स टू 1 is to 4 is to 9 डॉट डॉट डॉट। तो इस तरह से स्टूडेंट्स रेडियस ऑफ हाइड्रोजन ऑर्बिट हमने कैलकुलेट कर लिया, रादर रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन हमने कैलकुलेट कर लिया। आइए अब हम कैलकुलेट करते हैं हाइड्रोजन के एटम के nth ऑर्बिट की एनर्जी। एंड दिस इज द लास्ट आर्टिकल फॉर टुडेज लेक्चर। एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के nth ऑर्बिट की एनर्जी, जैसा कि कुछ देर पहले मैंने बताया था कि दो तरह की एनर्जी होंगी इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन के एटम में, काइनेटिक एज वेल एज पोटेंशियल। पहले कैलकुलेट करता हूँ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमारी आज ही की डेरिवेशन के मुताबिक इक्वेशन नंबर 1 से हमें मिलेगा mv² इक्वल्स टू mv² इक्वल टू क्या था जनाब, व्हाट वाज दैट, 1/4πε0 e²/r। ये था इक्वेशन नंबर 1 के मुताबिक फार्मूला mv² इक्वल टू दिस। मैं इसको रिवाइज कर लूँ। हमने पुट किया था कि सेंटीपिटल फोर्स बराबर होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के 1/4πε0 E इंटू E/r²। r से r कैंसिल हो जाता है और हमें फिर ये बच जाता है। ये इक्वेशन नंबर 1 के मुताबिक। इस फार्मूले में अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पर सिर्फ हाफ से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। ज़ाहिर है हाफ से फिर यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। मल्टीप्लाई बाई 1/2 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा हाफ mv² इक्वल्स टू 1/8πε0 e²/r। और यूँ जनाब ये हमें मिल गई काइनेटिक एनर्जी। कितनी आसानी से हासिल हो गई काइनेटिक एनर्जी। This is the formula for kinetic energy. Let's now calculate electrostatic potential energy. तो जनाब उसके लिए मुझे थोड़ी सी आपको मालूमात फराहम करनी होगी। मालूमात ये है स्टूडेंट्स कि अगर कोई चार्ज हो
कोई चार्ज हो Q और उससे r डिस्टेंस पर कोई और चार्ज हो Q0 और हम इस चार्ज Q0 की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी हो, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इस जगह यानी चार्ज Q से r डिस्टेंस पर जो पॉइंट है उस पॉइंट का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा स्टूडेंट्स V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, यानी किसी भी आइसोलेटेड चार्ज से r फासले पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए आपको डिस्टेंस चाहिए और चार्ज चाहिए। चार्ज हो गया Q, डिस्टेंस हो गया R, और आपको कैलकुलेट करनी है पोटेंशियल एनर्जी चार्ज Q0 की। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है U इक्वल्स टू Q0V। Q0V एक्चुअली बेसिकली ये फार्मूला होता है पोटेंशियल का, U अपॉन Q0। इसी से आप कैलकुलेट कर लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल्स टू Q0V। अब आप इसमें V की वैल्यू पुट कर दें, Q0 तो खुद ही चार्ज हो गया, और V की वैल्यू पुट कर दें तो Q0 मल्टीप्लाई बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब ये फार्मूला अप्लाई करते हैं ना पोटेंशियल एनर्जी का या पोटेंशियल का, तो इसमें चार्ज की पोलैरिटी पुट करते हैं। चार्ज अगर नेगेटिव है तो माइनस साइन रखेंगे, और चार्ज अगर है पॉजिटिव तो फिर कोई साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। आइए फार्मूला यहाँ अप्लाई करते हैं। हमारे पास क्या सूरत हाल थी? हमारे पास सूरत हाल ये थी कि ये है हमारा प्रोटॉन, थोड़ा वाज़े कर देता हूँ मैं इसको। ये रहा हमारा प्रोटॉन और ये रहा हमारा इलेक्ट्रॉन, जिस पर चार्ज है नेगेटिव E और प्रोटॉन का चार्ज है पॉजिटिव E, और हमें रेडियस R पता है। हमें कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो फार्मूला वही अप्लाई करेंगे, U इक्वल्स टू Q0V। Q0 हो गया वो चार्ज जिसकी कि आप कैलकुलेट कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, यानी इलेक्ट्रॉन माइनस नेगेटिव E मल्टीप्लाई बाई, और इलेक्ट्रॉन जिस जगह है उस जगह पोटेंशियल कितना है, वो पोटेंशियल इस प्रोटॉन की वजह से है, इस चार्ज Q की वजह से। इस पॉइंट पर ये था ना पोटेंशियल, Q अपॉन R आ गया, लिहाजा यहाँ पर इस प्रोटॉन की वजह से पोटेंशियल है वो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E अपॉन R। जबकि हम लिख देते हैं इसमें कि वेयर V is electric potential, जबकि V इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। आपकी याद दहानी के लिख दिया मैंने, वेयर V is electric potential। अच्छा जी, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो U इक्वल्स टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर अपॉन R। ये आ गई जनाब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, और अब हम कैलकुलेट कर लेंगे टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी टोटल एनर्जी हाँ जी, टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं। बस
add the two energies, E equals to kinetic energy plus potential energy, और दोनों वैल्यूज़ आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली हैं। ये है 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर, और यू की वैल्यू है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ओवर आर। हम इसमें से बाहर खींच लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर, और ब्रैकेट में बचेगा 1/2 - 1 एंड ई इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर मल्टीप्लाई बाई -12। ब्रैकेट में जब आप सॉल्व करेंगे 1/2 - 1 तो माइनस का हाफ मिलेगा, और इस तरह से हमें हासिल हुआ E इज़ इक्वल टू -1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर। जी यही हासिल हुआ, और आर हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। वो जो ऊपर लिखा है, ये जो मैंने यहाँ पर शो कर रखा है, ये इक्वेशन 1 लिख रहा था मैं, तो ये वाली इक्वेशन से हम यहाँ ये वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ आर। लेकिन हमारी डेरिवेशन के मुताबिक इक्वेशन 1 तो ना हुई, हमारी डेरिवेशन के मुताबिक ये हुई हमारी इक्वेशन 2। हाँ इक्वेशन 2 है ये, 1 तो वो थी जो लिखी थी अभी थोड़ी देर पहले मैंने। पुट द वैल्यू ऑफ आर फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से आर की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपको मिलेगा E इक्वल्स टू -1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर की जगह आ गया n स्क्वायर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट h रिड्यूस्ड स्क्वायर डिवाइडेड बाई m e स्क्वायर। और इसे और ज़रा शेप अप करने की कोशिश करते हैं, -1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ओवर n स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई m e स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट h रिड्यूस्ड स्क्वायर। जी ये क्या किया है मैंने, समझ गए होंगे आप। ये जो फ्रैक्शन है ये इसको ऊपर लाया तो ये इन्वर्ट हो गया ना, और सिंप्लीफाई कर लीजिए। E इक्वल्स टू माइनस ऊपर आ गया Me4, डिनोमिनेटर में आया n स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 32 पाई स्क्वायर, 32 8 4 32 पाई इंटू पाई पाई स्क्वायर, n स्क्वायर पहले लिख दिया मैंने, और एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर और h रेड्यूस्ड का स्क्वायर। सिर्फ n एक वेरिएबल है, उसको बाहर में लिख देता हूँ, बाकी तमाम इसमें कांस्टेंट्स हैं, और ये सारे कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ आप जानते हैं। ये फार्मूला आ गया है एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट का, मैं इसे En से डिनोट करना चाहूँगा, और En इक्वल्स टू -1/n स्क्वायर इंटू Me4 अपॉन 32 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h reduced square. This is the formula for
energy of nth orbit. This is the energy of nth orbit of हाइड्रोजन सिर्फ एक बात हमें इसमें और पॉइंट आउट करनी है और बड़ी अहम बात है कि व्हाट डज नेगेटिव साइन इंडिकेट हियर। क्या सेंस है नेगेटिव साइन का एनर्जी में? देखिए स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि एनर्जी इज़ द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, और जब किसी बॉडी में होती है पॉजिटिव एनर्जी तो इसका मतलब होता है दैट बॉडी इज़ केपेबल ऑफ डूइंग वर्क। और जब किसी बॉडी में एनर्जी ज़ीरो होती है तो वी से द बॉडी हैज़ नो एबिलिटी टू डू वर्क, देयर इज़ नो एनर्जी। और जब अगर किसी बॉडी की एनर्जी नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि दैट बॉडी नीड्स एनर्जी टू मेक इटसेल्फ एबल टू डू वर्क। अपने आप को वर्क करने के काबिल बनाने के लिए उसको एनर्जी की ज़रूरत है। तो इनफैक्ट जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में होता है तो वो न्यूक्लियस की बाइंडिंग में होता है, और जिसका मतलब है उसमें जब तक वो आज़ाद नहीं होगा वो वर्क नहीं कर सकेगा। उसे आज़ाद कराने के लिए ही हमें उसको ये एनर्जी देनी होगी। ये है वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को चाहिए टू गेट रिड ऑफ द बाइंडिंग फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस की बाइंडिंग फोर्स से निजात पाने के लिए उसको इस एनर्जी की ज़रूरत है। तो ये हम आखिर में स्टेटमेंट लिख देंगे कि नेगेटिव साइन यहाँ पर क्या शो करता है। लेट्स राइट इट। हम कहेंगे जी नेगेटिव साइन शोज दैट negative sign shows that the electron is bound with the nucleus and energy is needed to remove it from the orbit. तो स्टूडेंट्स, हमारी आज की क्लास का इख्तिताम होता है। इंशाअल्लाह अगली क्लास में हम मालूम करेंगे डिफरेंट ऑर्बिट्स की एनर्जी, और फिर आपको ये बताएंगे कि नील बोहर किस तरह से ये एक्सप्लेन कर सका कि हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम में ये तरह तरह की सीरीज़ क्या है। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अगली क्लास में। दैट्स ऑल फॉर टुडे।